नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और हमारे पद्म के आज के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की कला हम भारतीयों की तरह ही बेहद विविध है। लंबे समय से भारत अपने उत्कृष्ट शिल्प कौशल के लिए और अपनी सांस्कृतिक संपदाओं के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन आधुनिकीकरण के इस दौर में और बदलते नजरिए के चलते कई ऐसी कलाएं जिनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, वो भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। हमारे पद्म के आज के इस विशेष अंक में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत की इन सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए। आइए मुलाकात करते हैं और सुनते हैं इन लोगों की कहानी। ये वो कला साधक हैं जिन्होंने भारत की कला संस्कृति को, उन लुप्त होती कलाओं को दिया एक नया जीवन। भारत के हर एक राज्य की अपनी एक विशिष्ट कला शैली है। आप देख सकते हैं इस पट्टचित्र कला को। हमारे देश की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। प्राकृतिक रंगों के माध्यम से कारीगर ने कैसे एक तस्वीर के साथ पूरी एक लोक कथा को दर्शा दिया है। कुछ ऐसे ही अद्वितीय कला कौशल की मालिक हैं लौरेम्बम बीनो देवी, जो मणिपुर की इस प्राचीन लीबा कला को संजोए रखने में और उसे जीवित रखने में लगातार प्रयासरत हैं। उम्र के इस पड़ाव पर और अपने गिरते स्वास्थ्य की चुनौती को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया है और आने वाली पीढ़ी को वो इस कला को सिखाने में जुटी हुई है। प्राचीन समय में शाही युग में लीबा की एप्ली कला बेहद लोकप्रिय थी, लेकिन वर्तमान समय में ये विलुप्ति की कगार पर है। लौरेम्बम बीनो देवी वो कुछ एक कलाकारों में से एक हैं जिन्हें ये कला कौशल विरासत में मिला है और उनकी पूरी कोशिश है कि वो आम लोगों को, बाकी कारीगरों को इस एप्ली कला को सिखाएं ताकि ये कला संरक्षित रह सके। इम्फाल पश्चिम के सिंगजामेई माथक थोकचोम लिकाई में जन्मी लौरेम्बम बीनो देवी मणिपुर की उस बेहद प्राचीन वस्त्रकला लीबा के संरक्षण और विस्तार को समर्पित हैं, जिसका प्रयोग देवताओं और राजघरानों के परिधान बनाने में प्राचीन समय से किया जाता रहा है। 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद जब 17 साल की उम्र में लौरेम्बम बीनो देवी का विवाह हो गया तो उन्हें विरासत में अपनी सास स्वर्गीय लौरेम्बम इबेटोम्बी देवी से मिली ये कला। उनकी सास एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी। उन्होंने इस कला के साथ लौरेम्बम बीनो देवी का जो नाता जोड़ा वो आज लौरेम्बम जी का 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी बना हुआ है। इस आधुनिक समय में हमारी 18वीं सदी की मणिपुर की एप्लिक कला को संरक्षित करना आसान नहीं है। मैं इसे बिना ड्राइंग के बनाती थी, लेकिन अब इस कला के ज्ञान को हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। सदियों पुरानी कला को संरक्षित करने की एक अच्छी सोच के साथ मैंने युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह एक सपने जैसा था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में एक हो सकती हूँ और मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी पहल के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं मोदी जी से मिली हूँ और मैंने उनसे आने वाले समय में हमारी मैती संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। लौरेम्बम बीनो देवी ने मणिपुर राज्य कला अकादमी में लीबो कला का प्रयोग कर महाराजा चंद्रकीर्ति के ध्वज को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने महाराज कुलचंद्र सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 जोड़ी दुर्लभ मखमली जूतों की भी मरम्मत की, जो कांगला संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। बीनो जी इस कला में इतनी पारंगत हो चुकी हैं कि वे लीबा के डिजाइन को काटने से पहले कभी कोई रूपरेखा नहीं बनाती। सीधे कैंची का उपयोग कर एक से बढ़कर एक सुंदर और मुश्किल डिजाइन आराम से काट लेती हैं। बीनो देवी को इस कला के भविष्य को लेकर भी काफी चिंता रहती है। अलग अलग संगठनों के साथ जुड़कर वे लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं। उनका विलुप्त हो रही इस कला के दस्तावेजीकरण का प्रयास भी सराहनीय है। बदलते वक्त के साथ उन्होंने विभिन्न उत्पादों जैसे चादर, कुशन, हैंडबैग और अन्य में भी लीबा कला का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मेरी माँ ने हमारे जन्म से बहुत पहले ही कम उम्र में इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। वह अपने शुरुआती दिनों में मेरी नानी के साथ जाती थी और उनसे प्रशिक्षण लेती थी। बाद में पूर्व निदेशक सोबिता देवी ने उनका मार्गदर्शन किया।
जब मेरी मां को पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो हम बहुत खुश थे। मणिपुर की प्राचीन समृद्ध कला लीबा में सधे हुए हुनरमंद हाथ और धैर्य की जरूरत होती है। इसमें एक बड़े कपड़े में बारीकी से अलग अलग डिजाइन में काटे गए कपड़ों को सिला जाता है। धीरे धीरे ये कला आम लोगों से दूर होती चली गई है, लेकिन 80 वर्षीय लुरेम्बम बिनो देवी इस उम्र में भी जी जान से इस कला को संवारने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी रहती हैं। अपने इस काम के लिए विभिन्न मंचों पर पुरस्कारों से सम्मानित लीबा कला को पुनर्जीवित कर प्रशिक्षण प्रदान कर रही लुरेम्बम बिनो देवी को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बेहद खूबसूरत कलाकृतियां। ये तमाम कलाकृतियां लकड़ी से बनाई गई हैं। वुड कार्विंग की कला का एक बेहद उत्कृष्ट नमूना है ये। एक कलाकृति को बनाने में करीब 15 से 20 रोज से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है और यही वजह है कि हमारे कारीगरों के उत्कृष्ट कला के नमूने आज पूरे विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान के साथ उभर रहे हैं। ऐसे ही कलाकार है सरिंग नामग्याल, जिन्होंने बचपन में स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। उनके गांव में प्राइमरी एजुकेशन था, लेकिन उनकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया और फिर करीब 20 वर्षों तक उन्होंने बढ़ई के रूप में कार्य किया। फिर उन्होंने अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही नक्काशी की कला को सीखने का फैसला किया और आलम आज ये है कि पिछले 4 दशकों से ये अपनी लकड़ी की नक्काशी की कला को न सिर्फ संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सरिंग नामग्याल, जिन्होंने लद्दाख की इस नक्काशी की कला को दी एक नई पहचान। काष्ठ में उकेरी गई बारीक नक्काशी, रंग बिरंगी सुंदर और सजीव सी लगती कलाकृतियां लद्दाख के हिंजू गांव के सरिंग नामग्याल की मेहनत, कलात्मकता और भाव कला का समर्पण ही है जो इन बेजान लकड़ी के टुकड़ों में जान भर देता है। पीढ़ियों से चली आ रही काष्ठ नक्काशी की इस परंपरा को वे पिछले 40 वर्षों से आगे बढ़ाते हुए इस कला के संरक्षण में लगे हैं। कला से प्रारंभिक परिचय परिजनों ने कराया, फिर काष्ठ कला के प्रसिद्ध उस्ताद सेरिंग स्तोब्दन से 5 साल तक कड़े प्रशिक्षण में इसकी बारीकियों को सीखा। मैं लगभग 20 से 30 वर्ष से वुड कार्विंग उद्योग में काम कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या मुझे दिल्ली से एक फोन आया जिसमें बताया गया कि मेरा नाम पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल है। मैं बहुत खुश था। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी दिन आपको भी पुरस्कार जरूर मिलेगा। नामग्याल ने लद्दाख के कई घरों और मठों में नक्काशी डिजाइनिंग का असाधारण कार्य किया। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के लिए बारीक नक्काशी वाली चाय की मेज बनाई, जिसे सोलचोक कहते हैं। लद्दाख के सबसे पुराने लामा युरु मठ में उपासना स्थलों पर भी उन्होंने काम किया। साथ ही सबसे बड़े मठ हेमिस, चिमड़े, माथो और सेरकारमो में महत्वपूर्ण कार्य किए। पिछले 4 साल से इनके साथ मेरा टोटल 7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। वो फ़ोन आया दिल्ली से, तब मैं नहीं था, मैं घर गया था, तो मुझे न्यूज़ पे पता चला कि इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा लगा सर, जिनसे मैं सीख रहा हूँ उसको पद्मश्री अवार्ड मिला तो बहुत बड़ी बात है। वुड कार्विंग थोड़ा फेमस हो गया हर जगह पे, पहले इतना फेमस हो गया है जब से इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। नामग्याल ने काष्ठ नक्काशी की पारंपरिक और आधुनिक शैलियों के मिश्रण में विशेषज्ञता प्राप्त की। वे इस कला के प्रचार के लिए रेडियो, टीवी से लेकर सेमिनार, व्याख्यान और कई शिल्प मेलों में लगातार सक्रिय रहते हैं और आने वाली पीढ़ी तक इस कला को पहुंचाने के लिए काफी लंबे समय से युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर दे रहे हैं। काष्ठ शिल्प में विशिष्ट योगदान के लिए सरिंग नामग्याल को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पद्म का ये विशेष अंक जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस बैग को रीड ग्रास से बनाया गया है, यानी कि इस बैग का निर्माण एक तरह की घास से किया गया है। मणिपुर की ये कला है ना कितनी खूबसूरत और कितनी दुर्लभ। कुछ ऐसी ही कला है लाइदी कला। लाइदी कला यानी कि गुड़िया बनाने की कला। मणिपुर में घर घर में गुड़िया खेलने की परंपरा रही है। घर में ही बच्चे बूढ़े सभी गुड़िया बनाते हैं और फिर उससे खेलते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ गुड़िया बनाने की ये परंपरा लुप्त होती चली गई। एक शख्स ने इस कला को एक नई पहचान दी है, कौनसम इम्बोमचा सिंह, जिन्होंने अपने पिता से इस गुड़िया बनाने यानी कि लाइदी कला को सीखा और फिर इसे पुनर्जीवित करने की सोची। अपने हुनर से, अपने कौशल से उन्होंने एक नई इंडस्ट्री का निर्माण किया। आज कौनसम इम्बोमचा सिंह द्वारा बनाई गई ये लाइदी, ये गुड़िया पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। ना सिर्फ इस कला को उन्होंने पुनर्जीवित किया, इसका संरक्षण किया, बल्कि गुड़िया बनाने वाले इस पारंपरिक पेशे को भी उन्होंने एक नई पहचान दी है। हाथ से बनी सुंदर और रंग बिरंगी गुड़ियां आज मणिपुर की पहचान बन चुकी हैं। सदियों पुरानी इस कला विरासत को राज्य की सीमा से बाहर पहचान दिलाई है कौनसम इम्बोमचा सिंह ने, जिन्होंने गुड़िया और खिलौने बनाने की मणिपुर की पारंपरिक तकनीक को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे लोगों के बीच प्रसारित किया। 1962 में जन्मे कौनसम इम्बोमचा सिंह को शिल्प के प्रति लगाव और कला की समझ विरासत में मिली। इम्बोमचा सिंह के माता पिता शिल्प कला में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे हैं। बचपन से ही उन्होंने कला की बारीकियों को सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मणिपुर विश्वविद्यालय से कला में स्नातक करने के बाद भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण योजना के तहत 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी किया। फिर बेंगलुरु से सिरेमिक और ग्लेज पॉटरी में एडवांस ट्रेनिंग कोर्स किया। अपने अनुभव और प्रशिक्षण के बूते वे मणिपुर शिल्प कला को संरक्षित करने में जुट गए। उन्होंने पारंपरिक गुड़िया, उनके आकार, नृत्य की भंगिमाएं और पोशाक के साथ कई प्रयोग किए। पद्मश्री और से आई लिसिंग अनी को निथोई की सही जितना पंजाबनी मिसे पंकांदा कोई। मैंने बचपन से ही हमारे मणिपुर की संस्कृति, विशेषकर गुड़िया बनाने की कला को संरक्षित करने का सपना देखा था। मैंने कड़ी मेहनत की है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। जनवरी 2022 में मुझे पद्मश्री पुरस्कार के बारे में बताया गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस पल मुझे लगा कि मेरी कड़ी मेहनत को पहचान मिल रही है।
कौनसम इबोमचा सिंह गुड़िया खिलौने के अलावा मणिपुर के पारंपरिक शिल्प के विशेषज्ञ भी हैं। वे अपने उत्पाद विभिन्न प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, शिल्प बाजार और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित अलग अलग शिल्प बाजारों में प्रदर्शित कर चुके हैं। साथ ही वे इस कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित करते रहते हैं। 1998 मैं कौनसम इम्बोमचा की पत्नी हूँ। वर्ष 1998 में मेरी शादी हुई थी। शादी से पहले मुझे हाथ से शॉल और महिलाओं के कपड़े बनाने का भी शौक था। हम संपन्न परिवार से नहीं हैं। परिवार का खर्च चलाने के लिए हमने कुछ सालों तक साथ मिलकर कपड़े सिलना और कढ़ाई करना शुरू किया। बाद में उन्होंने गुड़िया बनाना शुरू किया और मैंने सिलाई और कढ़ाई में उनकी मदद की। कौनसम इबोमचा सिंह भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में बतौर प्रशिक्षक भी कार्यरत रहे हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित कौनसम इबोमचा सिंह को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व प्रसिद्ध हैं थांका पेंटिंग्स। कपास और रेशम के परिधान पर पेंटिंग के जरिए पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। जब भी थांका पेंटिंग्स का जिक्र होता है, एक ही नाम सामने आता है, खांडू वांगचुक भूटिया। खांडू वांगचुक भूटिया जो कि थांका पेंटिंग्स का प्रतीक बन चुके हैं। कड़ी मेहनत, कठिन तपस्या के साथ 15 साल की उम्र में उन्होंने इस कला को अपनाया और आज इतने वर्षों में उन्होंने थांका पेंटिंग्स की कला को न सिर्फ एक नई पहचान बल्कि एक नई प्रसिद्धि भी दिलाई है। इस कला को पुनर्जीवित करने के साथ साथ अब वो इसे संरक्षित करना चाहते हैं और यही वजह है कि 300 से भी ज्यादा युवाओं को, बच्चों को वो इस कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि ये युवा, ये आने वाली पीढ़ी इस कला को संरक्षित कर सके, उसे यूं ही जीवंत रखे। तिब्बती बौद्ध कला थंगका पेंटिंग देखने में जितनी सुंदर, बनाने में उतनी ही कठिन। कपास, रेशम के ताने बाने से बनी इस प्राचीन कला को संरक्षित कर रहे हैं पश्चिम सिक्किम के साकियोंग गांव के कलाकार खांडू वांगचुक भूटिया। पिता से प्रेरणा पाकर कम आयु में ही कला से जुड़ गए। 15 वर्ष की आयु से प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय फुंटसोक सांगपो और स्वर्गीय जपा अच्छो से प्रशिक्षण लेना आरंभ किया। वांगचुक ने परंपरागत कला में कई नए प्रयोग कर थंगका चित्रकारी में अपनी विशिष्ट शैली बनाई, जिसके लिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी काफी ख्याति अर्जित की। उनके कार्य अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों में संकलित हैं। थंगका पेंटिंग में बहुत कोना कोना का बच्चा लोग मैंने इकट्ठा करके अपना खर्च से, माँ ने बोला अपना खर्च फूडिंग लॉजिंग करके मैंने बहुत बच्चा लोग सिखाया। बहुत ट्रेडिशनल मैंने इंटरेस्ट भी किया है। इंटरेस्ट मैंने फिर सोचा कि वुडन भी किया, उसमें थोड़ा ऑर्डर भी मिला था। फिर मेरे माँ ने इच्छा नहीं, वो भी बंद किया। कार्पेट वीविंग भी मैंने ट्रेडिशन किया, वो भी बहुत लोग पसंद किया। वो भी मेरा माँ का इच्छा नहीं कि तुमको ये ट्रेडिशन एक में ध्यान देगा, ये थंगका पेंटिंग अच्छा करना पड़ेगा। तो यहाँ करते बहुत हम इधर धैर्य बहुत मनुष्य में हम किया है। भविष्य में सब लोग हम ये बोलना चाहते, हम भी ये पद्मश्री और नेशनल अवार्ड पाने के लिए पद्मश्री सोचा भी नहीं था। मैं अपना जो मेहनत, अपना देश, अपने ये कला में हम अभी तक इसका ये संभाल करके, ये ट्रेडिशन संभाल करके हमारा ऐसा करते करते अभी पद्मश्री इतना हमको खुश हो गया। तो अभी ऑर्डर भी बहुत मिल रहा है, ऑर्डर भी बहुत मिल गया। इसीलिए सब लोग का अच्छी तरह से इसमें कर दीजिए। इसमें ध्यान देने से इसका बहुत लाभ है। भारत सरकार का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कला को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए वांगचुक ने 1982 में एक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की, जहां बच्चों को प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी देते हैं। उन्होंने विशेषकर ऐसे बच्चों को चुना जो गरीब तबके से थे और गलत दिशा में आगे जा रहे थे। वे अब तक अपने बूते करीब 350 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न मठों जैसे नादक मठ आदि में बौद्ध भित्ति चित्रों के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो वहीं लद्दाख और नेपाल के बौद्ध मठों में भी उनकी कला देखी जा सकती है।
खांडू जी ने जो भारत का चौथा सबसे सिविलियन अवार्ड को जो प्राप्त किया, उसके जो कार्य के लिए भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है वो सिर्फ खांडू वांगचुक के लिए नहीं है, सभी सिक्किमवासी और विशेष करके हमारे स्कूल, हमारा पाठशाला को एक बहुत गर्व का बात है। वहाँ की जो प्रतिभा है वो विद्यार्थी पर भी ट्रांसफ़र करना चाहिए। इस बारे में हम एसएमसी और स्कूल मैनेजिंग कमेटी मिलके वहाँ से बातचीत करके भविष्य में कैसे विद्यार्थी को इस क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए हम कार्य करने के लिए सोच रहे हैं सर। थांका पेंटिंग को प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में और आगे इसको विश्व में दिखाने के लिए खांडू जी ने जो योगदान किए वो बहुत सराहनीय है। थंगका, जिसे हांगका, तांगका, थंगका या टंका भी कहा जाता है, ये तिब्बती बौद्ध चित्रकला का बेहतरीन नमूना है जो आमतौर पर बौद्ध देवता या पौराणिक दृश्यों को दर्शाती है। घरों और मठों में सजे इन चित्रों में प्राकृतिक रंग और सोने का प्रयोग तथा रेशम के धागे से कढ़ाई की जाती है। प्राचीन कला थंगका चित्रकारी के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान और पहचान पा रहे खांडू वांगचुक भूटिया को पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कला वो शब्द है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भारतीय कला कौशल, भारतीय संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी हैं। भारत के ये प्राचीनतम कला स्वरूप ना सिर्फ हमारी मान्यताओं, हमारी रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि हम भारतवासियों को जीने का कौशल भी सिखाते हैं। बहुत ज़रूरी है इन प्राचीनतम कला और शिल्प कौशल का संरक्षण। बहुत ज़रूरी है हमारे कलाकारों को सहायता प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। तभी तो आने वाली पीढ़ी इस भारतीय विरासत से रूबरू हो पाएगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद इन कलाकारों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इन कलाओं के संरक्षण के लिए, इनके प्रचार प्रसार के लिए। हमारे पद्म के आज के इस खास अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। साधारण लोगों के असाधारण समर्पण के जश्न का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।